Dear students, today we start the next topic of laws of motion. Laws of motion. ये है लेक्चर नंबर 2। अभी हम लॉज ऑफ मोशन में मैंने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया है definition of force. Today we discuss some important forces which are mostly used in laws of motion. ठीक है, सबसे पहला फोर्स जो है वो हम दिखाएंगे वेट। वेट क्या है? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, अगर यहां पर ये कोई बॉडी है, इस बॉडी को नीचे की ओर अर्थ खींचेगी टुवर्ड्स द सेंटर, दैट इज इक्वल टू m into g. The force with which earth attracts any body towards its center is called as weight. It is the force with which the earth attracts any particle, या हम कहेंगे बॉडी, towards its center. किसी भी बॉडी को जिसको अर्थ अट्रैक्ट करेगी towards its center, the force with which the earth attracts the given body is called as weight. ठीक है डियर स्टूडेंट्स, हम लिखेंगे यहां पर W इज इक्वल टू mg। यहां पर ये कोई छोटा सा पार्टिकल भी है, इसका है यह आएगा, अगर इसका मास है m डैश, इसका मास था m, यह आएगा w डैश इज इक्वल टू m डैश g। जिस फोर्स से अर्थ किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करेगी टुवर्ड्स इट सेंटर, इसको हम बोलते हैं वेट। यह मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स विच इज मोस्टली यूज्ड इन लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद आएगा वन मोर पॉइंट जिसको कहा जाता है नॉर्मल रिएक्शन। इंपॉर्टेंट चीज है नॉर्मल रिएक्शन। कौन सा टॉपिक आए? नाउ वी आर डिस्कसिंग द वन मोर टॉपिक दैट्स कॉल्ड एज नॉर्मल रिएक्शन। याद रखो, जो नॉर्मल रिएक्शन है, सबसे पहला पॉइंट, इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज। एक चीज आपने याद रखा, इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज। सेकंड पॉइंट इसी के लिए, इट एक्ट्स एट द point of contact between the bodies. Third point, it is perpendicular to both the bodies at the point of contact. अब हम इसको कुछ डायग्राम से समझेंगे। आपको नहीं वहां पूछा जाएगा क्या है क्या नहीं, इसकी डेफिनेशन क्या है, आपको ये फोर्स ड्रा करना आना चाहिए। सपोज मैंने यहां पर एक बॉडी ली, बॉडी ए, इसके साथ मैंने इन कांटेक्ट रखी है दूसरी बॉडी बी।
बी, ये बी है। याद रखो सबसे पहले इट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज, इसका मतलब यहां पर नहीं लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, यहां पर नहीं लगेगी अभी नॉर्मल रिएक्शन, यहां से नहीं लगेगी, यहां से नहीं लगेगी, यहां से नहीं लगेगी, ये लगेगी यहां पर बिटवीन द टू बॉडीज एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट एंड परपेंडिकुलर टू बोथ द बॉडीज। इस तरह से यहां से एक लगेगा, ये लगेगी नॉर्मल रिएक्शन ऑन बी एन बी पे, ये लगेगी नॉर्मल रिएक्शन एन ए पी। लेकिन याद रखोगे डियर स्टूडेंट्स, एन ए इज ऑलवेज इक्वल टू एन बी। यहां पर लगेगा एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। आगे बढ़ेंगे। सपोज माय डियर स्टूडेंट्स, कल मैंने यहां पर ये बॉडी रखी है इस सरफेस के ऊपर, यहां पर यह बॉडी ए, कहां पर लगेगी इसको नॉर्मल रिएक्शन? शाबाश, इसको मैं थोड़ा अलग से दिखाऊंगा। जो ही आप ये ए को अलग दिखाओगे, इसको लगेगी नॉर्मल रिएक्शन एट द सरफेस विच इज कॉमन बिटवीन द टू एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, वो यहां से लगेगी नॉर्मल रिएक्शन। और अगर सरफेस को आप दिखाओगे, सरफेस को यहां से लगेगी। आप देखो दोनों सरफेसेस को ये परपेंडिकुलर है कि नहीं। और दूसरी बात याद रखिए, नॉर्मल रिएक्शन होती है हमेशा टुवर्ड्स द सरफेस, टुवर्ड्स द सरफेस, अवे फ्रॉम द सरफेस कभी नहीं होगा। इट एक्ट्स परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस, है कि नहीं। और क्या होता है? टुवर्ड्स द सरफेस। आगे बढ़ेंगे, कुछ और मिसालें समझेंगे, क्योंकि आगे जब मैं आपको लॉज ऑफ मोशन में कनेक्टेड मोशंस, एफबीडीज, है कि नहीं, जो हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में जाएंगे, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। ये कोई फजूल चीज नहीं है, इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। सपोज अब मैंने इस तरह से बनाया, ये यहां से मैंने एक रॉड डाली है, इस रॉड को कहां से लगेगी नॉर्मल रिएक्शन? इट एक्ट्स बिटवीन द टू बॉडीज, यानी इस और इस बॉडी के बीच में लगेगा। इट एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, इसका मतलब यहां पर भी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन और यहां पर भी लगेगी नॉर्मल रिएक्शन, बट इट इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू बोथ द सरफेसेस इन दिस वे। इस तरह से ये एंगल होना चाहिए 90 डिग्री, इस तरह से ये एंगल होगा यहां पर डियर स्टूडेंट्स 90 डिग्री। ठीक है माय डियर स्टूडेंट्स। और एक सपोज कल आपको इस तरह से आएगी ये बॉल, एक बॉल मैंने रखी है इस डब्बे के अंदर, ये कहां पर लगेगी नॉर्मल रिएक्शंस? 1 2 3 4, आप कमेंट बॉक्स में लिखा। अब अपने कॉपी और पेन निकालो, कहां पर लगेगी नॉर्मल रिएक्शन? वेरी नाइस, 4 सेकंड 10 सेकंड हुए आपको, बोलो। यहां पर लगेगी एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट। और कहां पर लगेगी? यहां पर लगेगी। और कहां पर लगेगी? यहां पर लगेगी एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट पे। नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स एट द पॉइंट ऑफ कंटैक्ट, ठीक है कि नहीं। जो ये नॉर्मल रिएक्शन है ये किसको लग रही हैं? ये बॉल को लग रही हैं। ये किसको लग रही हैं? ये रॉड को लग रही हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ेंगे। अब आएगा नेक्स्ट फोर्स। अब आएगा और एक फोर्स इंपॉर्टेंट, इसको कहा जाता है टेंशन। याद रखो जो टेंशन फोर्स आता है ये आता है स्ट्रिंग्स में, ठीक है कि नहीं। यहां पर मैं आपको सबसे पहले एक चीज समझाऊंगा कि आइडियल स्ट्रिंग,
आइडियल स्ट्रिंग किसको बोला जाता है? नॉर्मली जब भी आप क्वेश्चन करोगे, अगर बुक वाले ने न्यूमेरिकल के अंदर कुछ नहीं लिखा होगा, आप ट्रीट करोगे उस वाले पार्ट को एज एन आइडियल स्ट्रिंग। ठीक है, आइडियल स्ट्रिंग क्या है? ये वो स्ट्रिंग है जो स्ट्रेच नहीं होती है, यानी इसमें एक्सटेंशन जो भी होगा ड्यू टू फोर्स वो जीरो होगा। एक्सटेंशन इज जीरो, यानी फोर्स देने से इस आइडियल स्ट्रिंग में कोई भी एक्सटेंशन नहीं होगा। और दूसरी बात, जो मास ऑफ स्ट्रिंग होगा वो होगा जीरो। These are called as massless strings. They are ideal string. याद रखो, अब मैंने यहां पर ये एक ब्लॉक ली है, इस ब्लॉक को मैंने इस स्ट्रिंग से बांधा, इस स्ट्रिंग पे मैंने यहां से फोर्स एफ दिया। जो ही मैंने इस फोर्स एफ दिया है, ये हो जाएगी, है कि नहीं, इस पे जब फोर्स अप्लाई हो जाएगा, ठीक है कि नहीं, इसमें कोई एक्सटेंशन नहीं आएगा, लेकिन ये स्ट्रेच हो जाएगी, यानी ये स्ट्रेट हो जाएगी। जो ये स्ट्रेट हो जाएगी तो इसके अंदर यहां पर बिल्ड होगा आउटवर्ड फोर्स इस वाले पॉइंट कांटेक्ट में, इसको कहा जाता है टेंशन टी। और यहां पर भी होगा, यहां पर भी होगा इसको टेंशन टी। याद रखो, जो टेंशन होता है ये इट एक्ट्स along the stretched string। स्ट्रेच होगी स्ट्रिंग, लेकिन एक्सटेंशन नहीं आएगा, यानी लेंथ चेंज नहीं होगी, है कि नहीं? क्लियर? बट इट इज direction is outwards at the point of contact between the string and the body। ठीक है कि नहीं? और जब हमने आइडियल स्ट्रिंग ली, मास जीरो होगा तो ये टी रहेगा हर एक पॉइंट पे कांस्टेंट। आगे समझेंगे हम कुछ और फिगर्स में। और एक चीज, मैंने यहां से एक सीलिंग ली, ये जो आपके घरों में होता है सीलिंग, यहां से मैंने एक हुक लिया है या कील ली, यहां से और एक कील ली। इन दो कील के साथ मैंने यहां से और यहां से एक स्ट्रिंग बांधी। स्ट्रिंग के साथ मैंने यहां पर एक मास लगाया, मास एम। ठीक है, यहां पर बिल्ड होगा इस पॉइंट पे टेंशन टी, acts at the point of contacts along the string but outward direction। यहां पर आएगा टेंशन टी, इसको मैं नाम दूंगा T1, इसको भी मैं नाम दूंगा T1। यहां से आएगा और एक, ये T2, यहां पर आएगा और एक, इसको कहा जाता है T2। याद रखो, ये टेंशन की बात आई। ठीक है कि नहीं? ठीक है कि नहीं? क्या हम कहेंगे, ये कब आता है? जब भी आपने whenever an object is tied with a string and pulled, तो यहां पर डेवलप हो जाएगा तब टेंशन। पुश में वो नहीं होगा। ठीक है कि नहीं? आगे बढ़ेंगे और एक फोर्स की बात करेंगे। These are the most basic forces which are mostly used in laws of motion। अब आएगा इसके बाद फोर्स ऑफ फ्रिक्शन। इस वाले टॉपिक में आप अपने टीचर्स को पकड़ सकते हो, आप अपने किताब वालों को पकड़ सकते हो। जब आपको
टीचर बोलता है या कोई बुक लिखता है कि फ्रिक्शन इज अ फोर्स, और वहां से पढ़ाता है फोर्स इज एन एफर्ट इन द फॉर्म ऑफ पुश और पुल, लेकिन मैं आपको कह रहा हूं डियर स्टूडेंट्स, जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है ना तो वो पुश है ना तो वो पुल है। याद रखो ये है शेयर फोर्स। याद रखो एक चीज, अब सबसे पहले ये एक्ट कहां पर करता है? इट एक्ट्स बिटवीन टू बॉडीज at their point of contact, and it acts tangentially. मैंने आपको पहले ही बोला है जितने भी टेंजेंशियल फोर्सेस होते हैं ना तो वो पुश होते हैं ना तो वो पुल होते हैं। ठीक है कि नहीं? देखो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे यहां पर मैंने एक सरफेस ली है, इस सरफेस के ऊपर मैंने यहां से एक ब्लॉक ली है, इस ब्लॉक के ऊपर मास m है। इस सरफेस को अगर मैंने यहां से ऐसे खींचा with a force F, तो force of friction will act between the two bodies at the point of contact, लेकिन act करेगा tangentially, ऐसे करेगा act। ये होगा force of friction। मुझे खाली अभी मैं आपको दिखा रहा हूं, कल जब आपके पास न्यूमेरिकल्स होंगे आप फोर्सेस को कैसे रिप्रेजेंट करोगे न्यूमेरिकल के अंदर। मैं डेप्थ में नहीं जा रहा हूं, फ्रिक्शन एक अलग से आपका चैप्टर है, फ्रिक्शन एक अलग से आपका टॉपिक है। एक ही चीज करोगे, इट एक्ट्स बिटवीन देयर पॉइंट ऑफ कांटेक्ट एंड एक्ट्स टेंजेंशियली। ठीक है कि नहीं? याद रखोगे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ना पुश होता है ना ये पुल होता है, ये होता है शेयर फोर्स। मैंने किसी फोर्स को यहां पर कैलकुलेट नहीं किया, मैंने आपको खाली लिखा है हाउ टू रिप्रेजेंट दीज फोर्सेस इन योर न्यूमेरिकल्स, हाउ टू ड्रॉ दीज फोर्सेस। ठीक है कि नहीं? फॉर नेक्स्ट वीडियो में हम आगे पढ़ेंगे अब डायरेक्टली लॉज ऑफ मोशन में न्यूटन के तीनों लॉज, फिर हम डिस्कस करेंगे एक एक न्यूमेरिकल। इट इज ए जेंटलमैन विद वर्ड यू, तो डायनामिक्स हर एक बच्चे के उंगलियों पे आनी चाहिए। ठीक है कि नहीं? फॉर नेक्स्ट वीडियो सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर अच्छा लगा शेयर भी कीजिए। विश यू बेस्ट ऑफ लक।